हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मुख्य रूप से कक्षा 9 का तीसरा अध्याय यानी कि तीसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नाम क्या है चैप्टर का? अपवाह स्वरूप। इससे पहले हम लोगों ने बच्चों पहला और दूसरा चैप्टर का अध्ययन बहुत ही गजब तरीके से, बहुत ही पूरा कंसेप्ट के साथ डीपली तरह से आप लोग को कंप्लीट करा दिया था। यदि आप में से कोई भी बच्चा नहीं देखे हैं, पहला और दूसरा चैप्टर को नहीं पढ़ा है ज्योग्राफी का, भूगोल का, तो जाकर के आसानी से पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया गया है। सारा क्वेश्चन आंसर भी कराया गया है। वहाँ पर लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, हर तरह के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया गया था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर में। तो जब भी मैं शुरू करता हूँ बच्चों, बेसिक रूप से आप लोग को सारा चीज़ बताने का मैं प्रयास करता हूँ। तो पहला है चैप्टर का नाम है अपवाह स्वरूप। अब यहाँ पर वर्ड आता है बच्चों, शब्द आता है अपवाह। अपवाह किसको बोलते हैं? तो अपवाह बोलते हैं पानी के बहाव को, यानी कि पानी जो बहता है ना, उसको क्या बोलते हैं? अपवाह। समझ में आया चैप्टर का हेडिंग क्या है? यानी कि पानी के बहाव और स्वरूप आप तो समझती हैं। अब इसी में हम लोग सारा चीज़ पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि भारत में किस किस प्रकार की नदियाँ हैं, हिमालय से कितनी नदियाँ नदियाँ निकलती है, प्रायद्वीपीय पठार, हम लोग जो पिछला चैप्टर में पढ़ लिए थे प्रायद्वीपीय पठार, वहाँ की बड़ी नदियों का नाम क्या है, हम लोग प्रमुख रूप से पढ़ेंगे। गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, यमुना नदी। दक्षिण भारत का जो बड़ी नदियाँ हैं, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, तुंगभद्रा नदी, उसके बाद तापी नदी, नर्मदा नदी, इन सारे नदियों को पढ़ेंगे बच्चों। और बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग को यहाँ पर बताते जाऊँगा। और आप लोग को क्या करना है, अपना नोट डाउन करना है, अपना कॉपी में जो भी मैं मेन पॉइंट बोलूँगा वहाँ पर आप लोग को अपना कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा क्या दिया गया है, इंट्रोडक्शन दिया गया है, परिचय दिया हुआ है आपके चैप्टर का। ठीक है, यहाँ पर है अपवाह शब्द से तात्पर्य, यानी कि इसका अर्थ, इसका मतलब यह है जल प्रवाह। किससे मतलब है इसका? जल प्रवाह। अपवाह का अर्थ है जब आप भारत के भौतिक मानचित्र बोलते हैं बच्चों, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, या फिर आपका प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र, सागर, इस प्रकार से अगर जो भी चीज रहेगा बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक मानचित्र। मानचित्र दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से बच्चों। एक होता है आपका भौतिक मानचित्र और एक होता है आपका राजनीतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में प्रमुख रूप से किसको दर्शाते हैं? तो हम लोग पर्वत को दर्शाते हैं, पठार को दर्शाते हैं, नदी को दर्शाते हैं, उसके बाद सागर को, महासागर को, इन सारे क्षेत्रों को दर्शाते हैं भौतिक मानचित्र में। और राजनीतिक मानचित्र में किसको दर्शाते हैं? तो राजनीतिक मानचित्र में मुख्य रूप से बच्चों हम लोग राज्य को दर्शाते हैं, किसी भी देश को दर्शाते हैं, और किसी भी गांव या फिर जिला या फिर प्रखंड, ब्लॉक, पंचायत, आपका गांव, तो ये सारा किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आपका सीधा सीधा राजनीतिक मानचित्र में आएगा। ठीक है, तो दो प्रकार का मानचित्र यहाँ पर आप लोग को बता दिया मैं। आगे बात करते हैं। जब आप क्या करेंगे, भारत के भौतिक मानचित्र का अवलोकन करेंगे, यानी कि उसको देखेंगे, उस पर निरीक्षण करेंगे, तब आप पाएंगे कि विविध क्षेत्र मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों से आने वाली छोटी छोटी जल धाराएं, छोटी छोटी नदियां आपस में मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण कर लेती है। यानी कि क्या होगा, जब आप भारत के मानचित्र को देखेंगे, भौतिक मानचित्र को देखेंगे, तो यहाँ पर एक नदी आएगी और उस नदी के साथ बहुत सारी छोटी छोटी नदियां मिलेंगे। जैसे आपका गंगा नदी मान लीजिए निकला इस प्रकार से। अब इस गंगा नदी के साथ क्या होगा बच्चों, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नदियां आकर के मिल जाएगी। जैसे इलाहाबाद में यमुना नदी आकर के मिलेगी, उसी प्रकार से पटना में सोन नदी मिलती है, पटना में सोन नदी, उसी प्रकार से गंडक नदी आती है, फिर बूढ़ी गंडक नदी आती है, कमला नदी आती है, नीचे से प्रमुख रूप से फल्गु नदी आती है, उसके बाद फिर महानदी आएगा, सोन नदी आएगा, कोसी नदी आती है, जो प्रमुख रूप से सीमांचल का क्षेत्र किशनगंज पूर्णिया पूर्णिया से होकर के बहती है। तो ये सारे नदियां मिलकर के क्या करती है बच्चों, एक बड़ा सा नदी का निर्माण करता है, एक बड़ा सा नदी तंत्र का निर्माण करता है। और ये मुख्य नदी मिलकर के क्या करती है, सीधे सीधे एक बड़ी सी सागर या समुद्र में जाकर के पहुंच जाती है। ठीक है, तो समझ में आया ये सारा चीज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रमुख रूप से अंततः इन नदियों के जल किसी बड़े जलाशय यानी कि जल आशय, बड़ा सा जल के भाग में जाकर के मिल जाता है। जैसे किसी झील में मिल जाता हो, या किसी समुद्र में मिल जाता है, या फिर किसी खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह दरोनी यानी बेसिन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपना नोट कॉपी निकालिए और नोट डाउन कर लिए, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। पॉइंट कीजिएगा, अपवाह दरोनी किसको कहते हैं? अपवाह दरोनी। तो आप लोग लिखिएगा, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह दरोनी या बेसिन कहते हैं। किस प्रकार से? तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए मैंने आपको बताया ये गंगा नदी जा रही है,
और इस गंगा नदी के क्या है बच्चों, अनेकों सहायक नदियां हैं। मैंने अभी बताया आपको, इसका नाम, बहुत सारा नदियों के नाम बताया। अब ये नदियां क्या करती है, एक बड़े से क्षेत्र का जल अपने साथ लेकर के पास करती है। जैसे बच्चों बारिश होती है, तो बारिश होती है तो क्या होगा, पटना में भी बारिश होगी, आपका जिला, आपका गांव में भी बारिश होगी, वर्षा होगी, दिल्ली में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, अलग अलग क्षेत्रों में बारिश होगी। अब अगर ये बारिश, ये वर्षा का पानी यदि नदियों द्वारा पास नहीं होगा तो क्या होगा, वो शहर डूब जाएगा, घर द्वार सबका डूब जाएगा। तो ये सारे पानी क्या होती है, विभिन्न नदियों के द्वारा पास हो जाती है। और इस जिस नदी द्वारा, जिस बड़े नदियों द्वारा इस पूरे से पूरे जल का भाग क्या होती है, प्रभावित होती है, यानी कि उसी बड़े से तंत्र, उसी बड़े से क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चों, अपवाह दरोनी कहते हैं, बेसिन कहते हैं। समझ में आया? यानी कि आपको सिंपल सिंपल याद रखना है कि एक नदी तंत्र हो, नदी तंत्र किसको बोलते हैं, तो एक बड़ी नदी और उसकी सहायक नदियों का तंत्र, एक बड़ी नदी और उसके सहायक नदियों का सिस्टम, एक बड़ी नदी और कई सहायक नदियों का क्या सिस्टम, या फिर तंत्र, या फिर आपका क्या उसको बोल सकते हैं, सम्मिलित रूप, उसी को क्या बोलेंगे, नदी तंत्र बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक नदी तंत्र का जल प्रवाहित होगा, और जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित करेगा बच्चों, उसको हम लोग बोलेंगे अपवाह दरोनी। समझ में आ गया? जब कोई ऊंचा क्षेत्र, अब इससे पहले समझ लीजिए, सबसे आपको कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह दरोनी किस नदी की है, तो ध्यान रखिएगा, अमेजन नदी। किस नदी की है बच्चों, अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है ना। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी। ये कहाँ पर है बच्चों, तो प्रमुख रूप से ये आपका दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में है ये अमेजन नदी। ठीक है। चलिए आगे आएगा आपका चैप्टर में, तो मैं वहां पर बता दूंगा, ये नदी आपका 100% आगे आने वाला है। ठीक है। जब कोई ऊंचा क्षेत्र, जैसे पर्वत या उच्च भूमि, उच्च भूमि में कुछ भी आ सकता है बच्चों, जैसे पठार भी आ सकता है, कोई पहाड़ भी आ सकता है, कोई भी क्षेत्र आ सकता है। जब क्या हो, कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो निकटवर्ती अपवाह दरोनियों को एक दूसरे से अलग करती है, तब ऐसी उच्च भूमि जल विभाजक कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जल विभाजक, यानी कि यहाँ पर पॉइंट है कि जल विभाजक किसको कहते हैं। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है बच्चों, एक बड़ा सा ऊंचा पर्वत हो या पहाड़ हो या कोई ऊंचा क्षेत्र हो। अब मान लीजिए ये आपका पहाड़ है बच्चों, ये आपका पहाड़ है, पर्वत है। अब ये पहाड़ पर्वत, ये पर्वत क्या करती है बच्चों, दो नदियां, एक नदी इधर जा रही है और एक नदी इधर जा रही है। अगर ये पर्वत नहीं होती तो दोनों नदी हो सकता था कि मिल जाता, लेकिन इस पहाड़ की वजह से दोनों नदियों का दिशा अलग हो गया है, दोनों नदियां एक दूसरे से अलग दिशा में बह रही है। ये पहाड़ क्या कर रही है, इस दोनों नदियों को डिवाइड कर रही है, बांट रही है, विभाजित कर रही है। तो इस प्रकार से ये जो पहाड़ है, जो ये ऊंचा क्षेत्र है, इसको हम लोग बोलेंगे जल विभाजक। यानी कि दो बड़े नदियां, यानी कि दो बड़े जल राशियों को अलग कर रहा है। सिंपल से ऐसे समझ लीजिए, जैसे सिंधु नदी, सिंधु नदी कैसे बहती है बच्चों, तो सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर के, पाकिस्तान से होकर के सीधा कहाँ चले जाती है, अरब सागर में। अब सिंधु नदी का सहायक नदियां भी है, उसके साथ साथ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, उसके बाद काबुल, ये सारी नदियां इसका है, झेलम नदी। और ये सिंधु नदी का, और इधर क्या है बच्चों, इधर आपका गंगा नदी है। गंगा नदी के साथ अलग अलग नदियां जाती है आपका, है ना। तो इस प्रकार से ये जो बीच में जो पहाड़ है, ये क्या कर रही है, दोनों जल राशियों को अलग कर रही है, दोनों नदी को विभाजित कर रहा है। तो इस प्रकार से इस ऊंचे भूमि को, इस ऊंचे पर्वत को जल विभाजक कहेंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। किसी भी अपवाह तंत्र का विकास वहाँ की भूमि आकृतियों से निर्धारित होती है। भू आकृति, वहाँ की भू आकृति कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, खूब चट्टान यानी कि खूब कठोर है, खूब सख्त है, या फिर मुलायम है। यदि मुलायम होगा बच्चों, तो वहाँ पर नदियाँ क्या करेगी, बहुत तेजी से पानी का बहाव तेज होगा, वहाँ की मिट्टियों को आसानी से काट कर दूसरी जगह लेके चल जाएगा। और अगर मिट्टी क्या होगी, सख्त होगी, तो वहाँ पर मिट्टी का जो कटाव होगा बहुत कम होगा, है ना। इस प्रकार से किस पर निर्भर करती है, भूमि की आकृति पर निर्भर करती है। भू आकृति के आधार पर भारत की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी कि भारत की जो नदियां हैं बच्चों, इसको किसके आधार पर, भू आकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। एक हिमालय की नदियां और दूसरा आपका प्रायद्वीपीय नदियां। समझ में आया? एक हिमालय नदियां, हिमालय की नदियां, और दूसरा आपका प्रायद्वीपीय नदियां। आप लोग को अब मालूम हो गया होगा हिमालय पर्वत के बारे में, पूरा का पूरा चीज हम लोगों ने हिमालय पर्वत के बारे में दूसरा अध्याय, दूसरा चैप्टर में पढ़ लिया था। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में भी पढ़ लिया था। अब यहाँ पर नदियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, तो आसानी से हमारे बच्चों को सारा चीज समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए बच्चों, अलग अलग भौगोलिक प्रदेश में
इनकी उत्पत्ति होने के कारण नदियां एक दूसरे से भिन्न है। इसकी भिन्नता निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट है। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए एक एक बच्चा का जन्म होता है अमेरिका में और एक बच्चा का जन्म होता है भारत में। तो 100% है बच्चों, यहाँ से अमेरिका की दूरी क्या है, बहुत ही ज़्यादा दूरी है, 15-20 हज़ार किलोमीटर है। अब इतनी दूरी होगी यदि, तो 100% है बच्चे के शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, हर तरह से यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट होगा। हो सकता है कि अमेरिका में जन्म लेने वाला बच्चा ज़्यादा गोरा हो, भारत में जन्म लेने वाला बच्चा थोड़ा सा कैसा होगा, काला होगा। या फिर भारत का जो बच्चा होगा थोड़ा सा ज़्यादा तेज होगा, माइंड उसका थोड़ा सा ज़्यादा वो इंटेलिजेंट होगा, लेकिन अमेरिका का थोड़ा सा उससे कम होगा, मंद बुद्धि का होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर कुछ रूप, यहाँ पर अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसी प्रकार से भारत जो इतना बड़ा देश है, तो इसके हिमालय से जो नदियाँ निकलेगी तो उसकी नदियाँ, और जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलेगी बच्चों, इन नदियों के बीच भी कुछ अंतर हो सकता है। हो सकता है कि हिमालय की नदियाँ क्या हो, काफ़ी तेज प्रवाह से, काफ़ी तेज बहाव के साथ चलती हो, बहती हो, और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है कम बहाव के साथ चलती हो। या फिर हिमालय की नदियाँ में हमेशा पानी रहता हो, क्योंकि हिमालय की चोटियाँ बर्फ से ढकी रहती है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ हो सकता है कि 2-3 महीना के बाद सूख जाए पानी, सिर्फ बरसात के मौसम में आपको नदी नजर आएगा, बाकी अलग टाइम में आपका वो नदियाँ सूख जाएगी। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है बच्चों एक नोट पॉइंट के रूप में, क्या आप जानते हैं, इस पॉइंट को पढ़ना है आपको। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन अमेजन नदी के, इसको पहले पहले मैंने बता दिया था, अभी यहाँ पर पॉइंट भी दे दिया है। चलिए, तो सबसे बड़ी जो अपवाह बेसिन है, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा अपवाह बेसिन किसको कहते हैं। अपवाह बेसिन कहते हैं बच्चों एक नदी तंत्रों द्वारा जिस क्षेत्र का पानी का बहाव होता है, प्रवाहित होता है, उसको अपवाह बेसिन कहते हैं, अपवाह दरोनी कहते हैं। तो सबसे बड़ी विश्व की अपवाह दरोनी किसकी है, तो अमेजन नदी। अमेजन नदी कहाँ की नदी है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ से निकलती है, एंडीज नामक का एक पर्वत है बच्चों, वहीं से निकलती है। समझ में आ गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दीजिए कि दिया हुआ है क्वेश्चन कि भारत में किस नदी का अपवाह बेसिन सबसे बड़ा है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है तो सीधा सीधा आप लोग मार लीजिए। भारत की जो सबसे बड़ी अपवाह दरोनी है बच्चों, अपवाह बेसिन है, गंगा नदी की है, ठीक है। सबसे बड़ी अपवाह दरोनी किसकी है, गंगा नदी की है। चलिए आप बात करते हैं हिमालय की नदियाँ। हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारह मासी किसको बोलते हैं, बारह मासी, मास बोलते हैं बच्चों महीना को। तो 12 महीना प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। जो हिमालय से जो नदियां निकलती है बच्चों, वो कैसी है, 12 मासी है। यानी कि इन नदियों में 12 महीना पानी रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो नदियां हैं, हिमालय पर्वत की जो नदियां हैं, वो प्रमुख रूप से हिमालय की चोटी से निकलती है और जो बर्फ से ढकी रहती है। अब जो बर्फ से ढका रहेगा बच्चों, तो वो हमेशा बर्फ पिघलेगा और पिघल करके वो नदियों के रूप में आएगा, तो हमेशा उसमें पानी रहेगा, 100% है। अथवा अस्थाई है। अस्थाई मतलब कि ये कभी लुप्त नहीं होता है, ये हमेशा इन नदियों में पानी रहेगा ही रहेगा। थोड़ा सा जाड़े के मौसम में कम हो जाएगा, लेकिन बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन पानी हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इन्हें वर्षा के जल के अतिरिक्त पर्वत की चोटियों पर जमे हिम के पिघलने, हिम मीन्स होता है बच्चों बर्फ, हिम मीन्स क्या होता है, हिम का माना होता है बर्फ। तो हिम के पिघलने से, यानी कि बर्फ के पिघलने से सालों भर, पूरे वर्ष पर जलापूर्ति यानी कि जल की आपूर्ति होती रहती है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र जैसी भारत की प्रमुख नदियां हिमालय से निकलती है। सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है बच्चों, ये प्रमुख नदियां कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। इसके अलावा गंगा नदी भी हिमालय से निकलती है। उसके बाद कोसी नदी भी हिमालय से निकलती है बच्चों, ठीक है। आगे हम लोग सारा बात करेंगे अभी कौन कौन सी नदियां कहाँ से निकलती है, ये सारा चीज आपको मालूम होगा। चलिए, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र जैसी भारत की प्रमुख किससे निकलती है, हिमालय से निकलती है। इन नदियों ने प्रवाह के क्रम में पर्वतों को काट कर गौर्ज का निर्माण किया है बच्चों, गौर्ज। अब यहाँ पर एक नया शब्द आ गया, गौर्ज। गौर्ज बोलते हैं बच्चों गड्ढा को, किसको बोलते हैं, गड्ढा को। बड़े डीप यानी कि बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण किया है। क्या क्या है, इन नदियों ने अपने साथ तेज पानी का बहाव ला करके उन्होंने मिट्टी को काट करके बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण किया है, बड़े बड़े जो है खाई का निर्माण किया है, ठीक है। हिमालय पर्वत, हिमालय जनित नदियां, यानी कि जो नदियां हिमालय से निकलती है, उनका उद्गम स्थल से समुद्र तक यात्रा के दौरान अनेक प्रकार के क्रियाकलापों को अंजाम देती है। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पर हैं, मान लीजिए एक स्थान पर है, अपने गांव में है, और वहां से मान लीजिए आपको 50 किलोमीटर चलना है, दौड़ना है 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर यदि आप दौड़ेंगे बच्चों, तो 100% ये टाइम लेगा। मान लीजिए आपको 50 किलोमीटर दूरी, मान लीजिए आप 2 घंटा में पूरा करेंगे,
तो 2 घंटा में जो पूरा करेंगे तो हो सकता है कि किसी समय आपका स्पीड ज़्यादा होगा, किसी में समय आपका स्पीड कम होगा। कहीं पर आप रुकेंगे, थोड़ा-सा नाश्ता करेंगे, कहीं पर आप लोग चाय पिएँगे, कुछ न कुछ करेंगे बीच-बीच में। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आप अलग-अलग प्रकार के, आपका मेन मकसद क्या है 50 किलोमीटर दूरी तय करना, लेकिन आप बीच-बीच में अन्य प्रकार के कार्य क्रियाकलाप भी कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो जो भी नदियाँ हिमालय से निकलती है बच्चों, जो भी नदियाँ हिमालय से निकल कर के सागर में, समुद्र में जाती है, वो क्या करती है, बीच-बीच में अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग प्रकार के क्रियाकलाप को जो है क्या करती है, अंजाम देती है। जैसे कहीं पर गौर्ज गड्ढों का निर्माण करेगा, कहीं पर झीलों का निर्माण कर देगा, कहीं पर खूब ज़्यादा कटान करेगा, कहीं पर जो है क्या करेगा, डेल्टा का निर्माण कर देगा। डेल्टा का निर्माण आगे हम लोग पढ़ेंगे, डेल्टा किसको कहते हैं, झील किसको कहते हैं, गौर्ज में मैंने आपको बता ही दिया गौर्ज किसको कहा जाता है। तो इसी प्रकार से कहीं पर जलोढ़ मृदा का निर्माण करेगा बच्चों, जो काफ़ी उपजाऊ होता है, जिसमें काफ़ी खेती होती है। तो इस प्रकार से ये सारे क्रियाकलाप एक नदियाँ क्या करेगी, अंजाम देगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नदियाँ अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन करती है। अब आपको अपरदन क्रिया क्या होती है, मैंने पहला चैप्टर में पढ़ा दिया है। अपर्दन, अपर्दन होता है बच्चों, जब क्या हो, जब मिट्टी का कटाव हो, किसके द्वारा, पानी के द्वारा या फिर हवा के द्वारा, किसी भी अन्य कारकों के द्वारा मिट्टी क्या हो, एक स्थान से कट करके दूसरे स्थान चले जाते हो, दूर चले जाता हो, तो इसको बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं अपर्दन। ठीक है, ये पहला चैप्टर मैंने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में हम बता दिया आपको। और सिल्ट, सिल्ट यानी कि गाद, बालू, मिट्टी जैसे अपर्दित पदार्थों का संवहन करती है। सिल्ट, गाद, बालू, मिट्टी, ये क्या होते हैं बच्चों, हल्के पदार्थ होते हैं, और पानी अपने साथ बहा करके इसको दूर लेके चली जाती है, और इसी क्रिया को बोलते हैं हम लोग अपर्दन। नदियाँ ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती है, अवसाद की मात्रा बढ़ती जाती है। यानी कि बच्चों जैसे-जैसे नदी आगे निकलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से नदी जाएगा बच्चों आगे, यहाँ से निकल रहा है, तो अब ये क्या करेगा, अपने साथ इसका पानी, ये पानी जो तेज से बह रहा है प्रमुख रूप से, ये क्या करेगा, अगल पास के मिट्टी को काट करके साथ में लेके जाएगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा, इसमें मिट्टी के कण, बालू के कण, या फिर सिल्ट, गाद या सड़े गले पदार्थ, इसकी मात्रा में बढ़ती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी लगातार। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस मध्य एवं निचले मार्ग में जहाँ भूमि की ढाल कम हो जाती है, नदियों को संवहन करने में कठिनाई होने लगती है। यानी कि जहाँ पर क्या होगा बच्चों, नदियों का ढाल कम होगा, में ढलान कम होगी। जैसे मान लीजिए बच्चों, कोई नदी इस प्रकार से गुजर रही है, अब ऊपर से उतर रही है, तो इसमें पानी का बहाव क्या होगा, खूब तेज होगा। लेकिन मान लीजिए कोई नदी इस प्रकार से चल रही है, अब इस प्रकार से चल रहा मतलब कि ढाल कम है, तो इसमें पानी का बहाव में तेज क्या होगा, कम होगा बच्चों। लेकिन इस नदी में ज़्यादा बहाव में, मतलब कि पानी में ज़्यादा थोड़ा करंट होगा, ज़्यादा तेज होगा इसका पानी, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर हिमालय पर्वत से अलग अलग प्रकार से नाले के रूप में छोटे छोटे निकल रहे हैं, और इस प्रकार से एक बड़ी सी नदियाँ का निर्माण कर रहा है ना। और यहाँ पर जो है गड्ढा के रूप में देखिए अलग अलग जगह से आ रहा है, अलग जगह से छोटे छोटे नहर के रूप में आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पर एक जो है क्या कर रही है बच्चों, गड्ढे का निर्माण करके सीधा चली जाती है, इसको बोलते हैं गॉर्ज। ठीक है, आगे बात बात करते हैं। परिणामतः नदियाँ विसर्पित होकर गोखुर झील, बाढ़ का मैदान और डेल्टा जैसे अनेक आकृतियों का निर्माण करती है। मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पर आपको बता, यहाँ पर ध्यान रखना है, गोखुर झील किसको कहते हैं। देखिए बच्चों, जब आप लोग गाय को देखेंगे, गाय के पैर को देखेंगे ना, तो गाय का पैर थोड़ा सा इस प्रकार से रहेगा आपको, ठीक है, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो झीलों का निर्माण होता है इस प्रकार से होता है, गाय के खुर की तरह। तो गाय के खुर की तरह इस झीलों का निर्माण होता है, इसलिए इसको बोला जाता है गोखुर झील। इसका मैं उदाहरण भी बताऊंगा, गोखुर झील। आप लोग गंगा नदी यदि पटना आएंगे तो आप लोग जरूर गंगा नदी घूमने के लिए जाइएगा। वहाँ पर गंगा नदी में आप लोग देखिएगा बगल में बच्चों, प्रमुख रूप से यहाँ पर आपका एक गोखुर झील का निर्माण हुआ है, आप लोग देख सकते हैं जाकर के। बाढ़ का मैदान और डेल्टा, डेल्टा किसको बोलते हैं बच्चों, तो डेल्टा बोलते हैं प्रमुख रूप से नदियाँ। नदियाँ क्या करती है, अपने साथ जो भी मिट्टी, बालू, सिल्ट ये सब लेके जाती है, तो एक स्थान पर कहीं पर जाकर के क्या करती है, जमा कर देती है। और जो जमा कर देती है बच्चों, यदि जमा किया और उसका आकार त्रिभुजाकार हो गया, तो उसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं बच्चों, डेल्टा। समझ में आ गया, ये काफी उपजाऊ होता है। सुंदरवन का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, ये पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में पड़ता है सुंदरवन का डेल्टा, जो काफ़ी फेमस है बच्चों। वहाँ पर जो है प्रमुख रूप से बाघ, टाइगर रिजर्व, बाघ जो है बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, देखिए यहाँ पर एक नदी को दिखाया गया है कितनी अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पर नदी का स्रोत, यानी कि यहाँ से नदियाँ निकल रही है, ये नदी निकल रही है। अब यहाँ पर सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। ये नदियाँ इस प्रकार से निकल रही है,
इस प्रकार से। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नदी, इस नदी में क्या होगा, इस प्रकार से मोड़ होगा, है ना, इस प्रकार से मोड़ आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये नदी अपना अगर मार्ग बदलेगा तो हो सकता है कि ये नदी ऐसे करके जा रहा था तो यहाँ पर आगे आकर के क्या करे, ये नदी अपना मार्ग बदल दे, मतलब कि इस तरह से बहने लगे, इस तरह से बहने लगे। जब इस तरह से बहने लगेगा तो ये वाला पार्ट कट जाएगा और ये वाला पार्ट करके क्या क्या बन जाएगा बच्चों, गोखुर झील का निर्माण कर देगा। देखिए इस प्रकार से कट जाएगा, है ना, इस प्रकार से कट जाएगा तो ये बन जाएगा गोखुर झील। यहाँ पर दिखा हुआ है, देखिए ये हो गया आपका मध्य भाग। इसी प्रकार से देखिए ये नदी आ रही है। अब यहाँ पर देखिए ये नदी ऐसे करके बहता था, लेकिन क्या हुआ बाद में जाकर के ये नदी प्रमुख रूप से इस प्रकार से अपने रास्ते में बदल दिया प्रमुख रूप से। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, पानी का एक बड़ा सा जलभाग यहीं पर छूट गया, तो इसको बोलते हैं गोखुर झील। यहाँ पर क्या दिया हुआ है ना, गोखुर झील, तो इसको बोलेंगे गोखुर झील, ठीक है। और उसके बाद ये नदी क्या कर रही है, ये नदी प्रमुख रूप से जाकर के समुद्र में मिल जाती है, सागर में मिल जाती है। तो जहाँ पर जाकर के सागर में मिलती है बच्चों, वहाँ पर क्या करेगा, अपना अपने साथ जो भी मिट्टी लेके गया था, जो भी बालू लेके गया था, जो भी चूना पत्थर लेके गया था, वहाँ पर जाके जमा कर देगा मुहाने पर, जहाँ पर सागर के साथ मिलेगी। तो वहाँ पर जो मिट्टी को जमा करेगा तो उसी को बोलेंगे हम लोग डेल्टा प्रदेश, डेल्टा क्षेत्र। आया समझ में। चले आगे बात करते हैं एक एक करके सारा चीज। प्रायद्वीपीय नदियां, हम लोगों ने हिमालय की नदियां को पढ़ लिया, अब बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। यहाँ की अधिकांश नदियां मौसमी है। मौसमी मतलब बच्चों 3-4 महीने या फिर 6 महीने तक ही चलता है, कुछ वर्षा के मौसम तक ही चलता है, सिर्फ और सिर्फ बरसात के मौसम में ही आपको दिखेगा, बाकी दूसरे गर्मी ऋतु या फिर जाड़े की ऋतु में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको बोला जाता है मौसमी नदियाँ, ठीक है। जिसका स्रोत मुख्य रूप से वर्षा जल का है। यानी कि जो भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये प्रमुख रूप से किस पर निर्भर है बच्चों, वर्षा पर निर्भर है। यदि वर्षा होगी तो प्रायद्वीपीय नदियों में पानी का बहाव तेज होगा, प्रायद्वीपीय नदियों में पानी होगा, अन्यथा खूब ज़्यादा धूप होगी, गर्मी होगी, तो वो नदियां लुप्त हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको मौसमी नदियां कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु एवं शुष्क ऋतु में मौसम में जब वर्षा नहीं होती है तो यहाँ की बड़ी बड़ी नदियों का जल स्तर घटकर छोटी छोटी धाराओं या नलिकाओं में परिणत हो जाता है, बदल जाता है। यानी कि जब क्या होगा बच्चों, वर्षा नहीं होगी, शुष्क ऋतु होगा, यानी कि बारिश कम होगी, तो बड़ी बड़ी भी जो नदियां हैं ना, वो भी क्या होगा, उसका भी जल स्तर घट जाएगा, जल का स्तर में कमी आ जाएगी, और वो भी छोटे छोटे धारा, छोटे छोटे नहर के रूप में आपको दिखाई देगा, वो बदल जाएगा। इनमें से कुछ नदियां पठारी भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरता है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, मैप दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, चले आगे जब देगा तो हम वहाँ पर बता देंगे आप लोग को, लेकिन समझिए इस प्रकार से भारत है बच्चों। इस प्रकार से मैंने आपको बताया, यहाँ पर है आपका पश्चिमी घाट और यहाँ पर है आपका पूर्वी घाट, तो यहाँ पर नदियाँ निकलेगी बच्चों। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट से नदी निकल करके ये क्या हो रही है, अरब सागर। यहाँ पर है आपका अरब सागर, कौन सा सागर है बच्चों, अरब सागर। तो यहाँ पर जाकर के मिल जाती है, इसी प्रकार से नदियाँ निकलेगी और अरब सागर में जाकर के मिल जाएगी। तो प्रमुख रूप से दो नदी है बच्चों जो अरब सागर में मिलती है, जो दो बड़ी नदी है, एक का नाम है नर्मदा नदी, एक का नाम क्या है, नर्मदा नदी, और एक का नाम है तापी नदी। कौन सा नदी, तापी, ठीक है। आगे आएगा आपको बताऊंगा वहां पर। चले, और प्रमुख रूप से क्या होता है बच्चों, निकल करके पश्चिमी की ओर बहती है और अरब सागर में मिल जाता है। किंतु प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन अधिकतर जो नदियां हैं बच्चों वो कहाँ से निकलती है, पश्चिम से निकल करके पूरब की तरफ बहती है, इस प्रकार से बहती है, ठीक है। ज्यादातर बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से तो इसमें कौन कौन सी नदियां हैं, तो इसमें महानदी आ जाएगा, गोदावरी आ जाएगा, कृष्णा आ जाएगा, कावेरी आ जाएगा। इस प्रकार से ये सारी नदियां कहाँ से निकलती है, पश्चिम से निकल करके पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। ये नदियां छिछली और कम लंबी होती है, ये मतलब कि लंबाई इसकी कैसी होगी, कम होगी, और छिछली होगी, मतलब कि पानी में खूब ज़्यादा गहराई नहीं होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये नदियां अनेक जगहों पर जलप्रपात का निर्माण करती है। यानी कि अनेक जगहों पर जलप्रपात किसको बोलते हैं बच्चों, जब कोई नदी किसी ऊंचे क्षेत्र से बह करके नीचे अचानक कोई नीचे क्षेत्र में प्रवेश करती है, गिरती है, प्रवाहित होती है बच्चों, तो उसी को बोलते हैं हम लोग जलप्रपात। मान लीजिए यहाँ पर ये आपका इस प्रकार से चट्टान है बच्चों, ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्र है इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर एक नदी आ रही है, इस प्रकार से ये नदी आ रही है, और नदी यहाँ पर आया और आकर के इसमें गिरेगा बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रमुख रूप से
जल यहाँ से गिरेगा तो यहाँ से आपको देखने में कुछ अलग ही सुंदरता होगा और यहाँ पर चट्टान से टकराने के बाद फिर इस प्रकार से चली जाएगी, तो यहाँ पर निर्माण करेगा वो जलप्रपात का। समझ में आया? तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है जलप्रपात के बारे में। एक भी जलप्रपात की यदि नाम आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और बिहार का एक जलप्रपात है बच्चों, ककोला जलप्रपात, ये किस जिला में है आप लोग बताइए। यदि कोई उस जिला से बिलोंग करते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ककोला जलप्रपात कहाँ पर है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा डेल्टा और अरब सागर में गिरने वाली नदियों द्वारा ज्वार नदमुख यानी एस्चुरियों का निर्माण किया जाता है। यानी कि प्रमुख रूप से जो भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो किसका निर्माण करता है? डेल्टा का निर्माण करता है। और जो नदियां प्रमुख रूप से बच्चों अरब सागर में गिरती है वो नदियां ज्वार नदमुख का क्या करती है? निर्माण करती है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम लोग का सेशन जो है यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अन्यथा वीडियो ज़्यादा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कहीं पर भी आप लोग को डाउट है, कहीं पर भी थोड़ा सा भी आप लोग को डाउट है बच्चों, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बिना यहाँ पर जो है आप लोग का हर हर डाउट का यहाँ पर जो है समाधान किया जाएगा, आप लोग को है ना आंसर दिया जाएगा उसका। और बाकी आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छी तरह से फुल्ली सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों। कोई भी स्टूडेंट है 6 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक, उसको ये चैनल शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।